हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, निम्मी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा सेशन है एमआई और एमसी मापक यंत्र से संबंधित। आपका एग्जाम चाहे एएलपी का हो, चाहे यूपीपीसीएल का हो, डीएमआरसी हो या फिर हो इसरो, इनमें एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और उसी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है एमआई एंड एमसी मापक यंत्र और इस मापक यंत्र से संबंधित 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं और उनका विस्तार पूर्वक एनालाइज भी आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। और देखिए आज का आपका मोटिवेशन लाइन क्या है आपके लिए, ध्यान से पढ़िएगा। सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों इस जहां का हर इंसान अपने सपने के लिए जी रहा है, चाहे वो कोई माँ बाप हो, माँ बाप अपने बेटों के लिए जीते हैं और हम भी अपने सपने के लिए ही काम कर रहे हैं। आप भी अपने सपने के लिए ही पढ़ रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपका टारगेट यूपीपीसीएल, एएलपी, इसरो, डीआरडीओ ऐसे कंपटीशन एग्जाम को टारगेट करना ना होता तो आप इस क्लास को क्यों देखते, आप प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्यों इस सेशन में आते, है ना। तो आपका भी एक सपना है और आप भी अपने सपनों के प्रति सच्ची लगन से मेहनत कर रहे हैं और जो इंसान सच्ची लगन से मेहनत करता है आखिरी में जीत उसी की होती है। तो चलिए हम अपने सेशन को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, आईटी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सेशन में देखिए जुड़े प्रश्न आपके सामने पहला प्रश्न निकल करके आता है, किसी मापक यंत्र को लीनियर यंत्र तब कहा जाता है। आपको कंडीशन बताना है दोस्तों कि वो लीनियर यंत्र किस कंडीशन में कहा जाता है। मीटर का आउटपुट जब शून्य हो जाता है, या मीटर का आउटपुट इनपुट से काफी कम हो जाता हो, या मीटर का आउटपुट इनपुट के अनुपात में हो, तो यही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो सी है यही इसका सही आंसर है। मीटर का आउटपुट, देखिए मीटर का जो आउटपुट है ना और इनपुट, इन दोनों का रेशियो जब इकाई हो जाता है, इसी को हम कहते हैं लीनियरिटी। इसी को क्या कहा जाता है, लीनियर कहा जाता है। आपने दोस्तों गांव में एक बात सुनी होगी कि जब भी कोई बच्चा होता है किसी घर में तो पहले देखा जाता है कि उस बच्चे का शकल माँ से मिल रहा है या फिर पिता से मिल रहा है ना। अगर माँ या पिता दोनों में से किसी भी एक से मिल रहा हो ना तो उसको कहते हैं लीनियरिटी जनरेशन। वही बात यहाँ पे भी होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि अगर बेटे का शकल चेहरा अगर माँ या बाप से ना मिले तो वो लीनियरिटी जनरेशन नहीं कहलाती, बिल्कुल कहलाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसका चेहरा परिवार के किसी भी सदस्य से मिल जाता है। हो सकता है दादी के चेहरे से मिल जाए, हो सकता है दादा के चेहरे से मिल जाए। कोई जरूरी नहीं कि बेटे का चेहरा माँ या बाप से ही मिले, लेकिन 90% तो ऐसे ही होता है ना। तो वहां पे कहा जाता है लीनियरिटी जनरेशन। वही कंडीशन यहां पे भी है कि किसी मापक यंत्र को लीनियर यंत्र तब कहा जाता है जब मीटर का जो आउटपुट है, आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है वो बिल्कुल एक अनुपात में हो, उसको हम कहते हैं लीनियरिटी जनरेशन। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, केवीआर मीटर मापता है ना। ऑप्शन पढ़िएगा, एसी सर्किट का पावर फैक्टर, एसी सर्किट में वॉटलेस कंपोनेंट को, या डीसी सर्किट के वाटरलेस कंपोनेंट को, डीसी सर्किट का पावर फैक्टर को। चलिए दोस्तों हम इसको एनालाइज करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो जो केवीआर मीटर है ना, ये मापता है एसी सर्किट के वाटरलेस कंपोनेंट को। आप समझिएगा गौर से, वाटरलेस किसको कहते हैं, है ना। वाटरलेस कंपोनेंट के अंदर कौन सी करंट प्रवाहित होती है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। नोट कीजिएगा दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट। इसी को कहा जाता है दोस्तों वाटलेस कंपोनेंट। तो मैग्नेटाइजिंग जो करंट होती है ना, अब बात आती है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो प्रदर्शित दोस्तों हम इसको आई म्यू से करते हैं। किससे, आई म्यू से हम मैग्नेटाइजिंग करंट को प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करना किसको क्या कहलाता है, किसको कहते हैं प्रदर्शित करना। देखिए अगर मैं आपको कहूं कि एक गुड्डे का चित्र बनाइए, है ना, एक लड़के का चित्र बनाइए, तो आप क्या करेंगे, फटाक से एक गोला खींचेंगे, एक इधर टांग
फैलाएंगे, टांग खींच देंगे, एक इधर टांग, है ना, ये बन गया एक गुड्डे का चित्र। अगर आप एक गुड़िया का चित्र बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार से एक गुड़िया का चित्र बना देंगे, है ना, ये हो गया इसका बाल। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक प्रकार का सिंबल है, हम इसको पहचानते हैं। आप इसमें से मेल फीमेल कौन है बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से ये इसकी पहचान है आई म्यू। तो आई म्यू बराबर क्या होता है, नोट करिएगा, आई म्यू बराबर होता है आई नोट इंटू साइन थीटा, आई नोट इंटू साइन थीटा। लेकिन ये जो बात है ना, ये जो बात है दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर कही जाती है। किसके अंदर, ट्रांसफॉर्मर के अंदर। हम क्या पढ़ रहे हैं, मापक यंत्र पढ़ रहे हैं। तो इस मापक यंत्र में आप समझिएगा जो KVAR होती है ना, KVAR, इसका जो पूरा नाम होता है लिखेगा किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये इसका पूरा नाम है ना, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप लिखिएगा। इसी को हम KVA भी कहते हैं, KVA मीटर। तो KVAR या KVA ये दोनों एक ही मीटर होती है, और जो क्या मापता है, किसी भी 3 फेज सिस्टम का, किसी भी 3 फेज सिस्टम का पावर फैक्टर ये मापता है ना, PF का मान मापता है। और जो आपका KVR मीटर है यही मापता है किसी 3 फेज सिस्टम का पावर फैक्टर ये मापता है। देखिएगा, और इसमें क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला प्रश्न यहां पे बन सकता है दोस्तों कि इसमें करंट कॉइल की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा, जो स्थिर करंट कॉइल होती है ना, इसको नोट कीजिएगा, जिसको हम कहते हैं CC, स्थिर करंट कॉइल की संख्या 2 होती है। और जो 2 होती है, इन कॉइल का काम क्या होता है, लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। क्या करना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ये किसका काम है, ये काम है दोस्तों आपका स्थिर करंट कॉइल का। और जिसको हम PC कहते हैं, प्रेशर कॉइल, उसकी संख्या होती है कुल 3। कितनी संख्या होती है दोस्तों, कुल 3 संख्या होती है। और देखिए, जो आपका PC का संख्या कितना होता है, 3, तो CC 2 हो गया और PC 3 हो गया। और जो PC आपका है ना, PC में एक पॉइंट लिखेगा, PC में जो करंट प्रवाहित होती है ना, ये करंट किसके समानुपाती होती है, तो लिखेगा वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज के। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, कि PC में जो प्रेशर कॉइल है, उस प्रेशर कॉइल में जो करंट प्रवाहित होती है वो किसके समानुपाती होती है, लिखेगा सप्लाई वोल्टेज के। और अगर इसमें पूछे कि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये किसके समानुपाती होता है, तो ये लाइन करंट के समानुपाती होता है। ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। तो आप इसको नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। बिल्कुल दोस्तों, हर क्वेश्चन का एनालाइज आपको आसान भाषा में मिल रहा होगा और पूरा डिटेल के साथ मिल रहा होगा। आशा करता हूं आपको हर क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब तक आप मीनिंग नहीं समझेंगे ना, तो दोस्तों क्वेश्चनों को सॉल्व करने का वो मजा नहीं आएगा। और जब तक दोस्तों क्वेश्चनों का मीनिंग आपको नहीं समझ में आएगा, तब तक तैयारी करने का वो अंदाज मजा नहीं आता है ना, तैयारी करने में मजा नहीं आता। देखिएगा, मूविंग आयरन यंत्र मूविंग कॉइल यंत्र से सस्ते होते हैं, महंगे होते हैं, या सेंसिटिव होते हैं, या वृहद आकार के होते हैं। दोस्तों, सेंसिटिव होना क्या कहलाता है, सेंसिटिव होना का मतलब से समझिए। देखिए, जैसे चोट हमें लगती है तो सबसे पहले दर्द किसको होता है, माँ को होती है ना। तो अगर बेटे को चोट लगती है तो दर्द माँ को होती है। यानी कि माँ कैसा है, माँ एक सेंसिटिव है, माँ का जो मन है, एक उनका मन महान है और सेंसिटिव है, क्योंकि चोट हमें लगती है तो दर्द उनको होता है। ऐसा तभी होता है जो इंसान, जिस इंसान से बेहद प्यार करता हो, बेहद मोहब्बत करता हो, उसी के साथ ऐसा होता है ना। तो इसीलिए माँ को महानता का स्थान दिया गया है, माँ महान होती है। इसीलिए दोस्तों, माँ क्या होती है, महान होती है। तो सेंसिटिव कौन है, माँ सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, बेटा उससे कम सेंसिटिव होता है। इसी प्रकार से यंत्र भी है, लेकिन यहाँ पे सेंसिटिविटी से कोई मतलब नहीं है, यहां सस्ता और महंगा से मतलब है। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, है ना। सस्ते होते हैं, मूविंग आयरन यंत्र मूविंग कॉइल यंत्र से कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं। इस चीज को आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्मोकपल विधि से डीसी पावर पैदा होती है, एसी पावर पैदा होती है, या स्टैटिक पावर पैदा होती है, या दोनों पावर पैदा होते हैं। देखिए, दोनों पावर तो पैदा नहीं हो सकते, होगा तो एक ही पावर। और वो कैसे होता है, आप इस थर्मोकपल सिस्टम को समझिएगा। बिल्कुल दोस्तों, इससे जुड़ी जितने भी प्रश्न बन सकते
सकते हैं ना, आप आंसर उसका करेक्ट करेंगे। देखिए, थर्मोकपल सिस्टम तैयार करने के लिए आपको दो अलग अलग प्रकार के रॉड की आवश्यकता पड़ती है, एक कंडक्टर की। ये पहला कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर। ये दोस्तों कॉन्स्टेंटन का बना है, आप ऐसा समझिए ये कॉन्स्टेंटन का है, और ये वाली जो रॉड है ये मैग्नीन का। ये किसका है? ये मैग्नीन का। देखिएगा, इन दोनों तारों को हम क्या करते हैं, एक जगह पर ज्वाइंट कर देते हैं। इस प्रकार से हम इसको एक जगह पे ज्वाइंट कर दिए, और इनके इंड पॉइंट पर यहां पे मिली वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, है ना, मिली वोल्ट मीटर डीसी वाली, प्लस और माइनस मिली वोल्ट मीटर। अब ये जो ज्वाइंट आपको नजर आ रहा है ना, इस ज्वाइंट पर हम हीट देते हैं, हम इस प्रकार से यहां पर हीट देते हैं। हीट देने से क्या होता है, हीट देने से आप यहां पर पाएंगे कि मिली मान में, किस मान में, मिली मान में डीसी वोल्ट पैदा हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, दो अलग अलग धातुओं को हम ज्वाइंट कर देते हैं, और ज्वाइंट करने के बाद उस ज्वाइंट में हीट या ठंड आप लिखेगा, यहां पर कोई जरूरी नहीं ताप ही दें, हम यहां पर ठंडक भी दे सकते हैं, है ना। हीट या ठंडक देने से, कूल करने से इसके एंड पॉइंट पे क्या हो जाता है, मिली मान में एक डीसी वोल्टेज पैदा हो जाती है, और किस मान का वोल्टेज पैदा हुआ है उसको मापने के लिए मिली वोल्ट मीटर डीसी प्रकार की लगा देते हैं। यह पूरा सिस्टम जो आपको नजर आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मोकपल सिस्टम। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर एग्जाम में यह भी पूछ देना कि थर्मोकपल सिस्टम से आप इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, तो आप लिखेगा दोस्तों, और बड़े ही शौक से लिखेगा। इसका जो यूज होता है ना, इसका हम पायरोमीटर बनाने के लिए करते हैं। किसके लिए? पायरोमीटर बनाने के लिए करते हैं। और जो पायरोमीटर है, इसका काम क्या होता है, भट्ठी में जो उच्च तापमान होती है ना, उच्च तापमान मापन करने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये रही दोस्तों इस थर्मोकपल से जुड़ी महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए। सिंगल फेज तथा 3 फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटरों का डैंपिंग टॉर्क कैसा होता है, स्प्रिंग द्वारा किया जाता है या एडी करंट द्वारा पैदा किया जाता है, हवा की रगड़ द्वारा पैदा किया जाता है। तो हम एडी करंट के द्वारा पैदा करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। एनर्जी मीटर में डैंपिंग टॉर्क हम एडी करंट द्वारा पैदा करते हैं। इस एडी करंट को और किस नाम से जानते हैं, तो लिखेगा इसको हम फोकॉल्टो करंट के नाम से जानते हैं, है ना, फोकॉल्ट करंट के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों जो आपका एडी करंट है, इसी को हम सर्कुलेटिंग करंट भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटिंग करंट। और इसका यूज कहां पर किया जाता है, लिखेगा जो आपकी इंडक्शन हीटिंग फर्नेस होती है ना, इंडक्शन हीटिंग भट्ठी लिखे या फिर फर्नेस लिखे, वहां पर इसका यूज किया जाता है हीट उत्पन्न करने के लिए। और दूसरा दोस्तों लिखेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से ब्रेक लगाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से ब्रेक लगाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और फिर हम इंडक्शन मोटर में भी इसका यूज करते हैं, है ना, इंडक्शन मोटर्स में। तो देखिए कई सारे इसके उपयोग है, इंडक्शन हीटिंग भट्टी में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से ब्रेक लगाने में, और फिर इंडक्शन मोटर्स में। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा एक और पॉइंट लिखेगा, जो आपका एमसी टाइप, कौन सी, जो आपकी एमसी टाइप मीटर होती है ना, उस मीटर में डैंपिंग मापन के लिए, उस मीटर का डैंपिंग मापन के लिए हम प्रयोग करते हैं। फिर एक और पॉइंट लिखिए, किलोवाट हावर डैंपिंग में भी, है ना, कहां पर, किलोवाट हावर डैंपिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कई सारे इसके यूज है। अब इन यूज में से कोई सा भी एक ऑप्शन के रूप में आपके एग्जाम में आ सकता है, और आपको आंसर वहां पर सही करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाट मीटर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। मापक यंत्र से संबंधित, चाहे वो एमआई प्रकार का हो चाहे एमसी प्रकार का हो, दोनों से क्वेश्चन लिया गया है। और देखिए वाट मीटर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि ये किस प्रकार का यंत्र है ना। जैसा कि आपको पता है कि 3 प्रकार के यंत्र होते हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। तो ये इंडिकेटिंग टाइप का यंत्र है वाट मीटर। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता दोस्तों तो स्टूडेंट भयभीत भी हो सकते हैं, जिनकी तैयारी नहीं होगी अच्छी, है ना। तो आपको भयभीत नहीं होना है। देखिए इंडिकेटिंग टाइप यंत्र तो वाट मीटर हो गया। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नियॉन टेस्टर, है ना, नियॉन टेस्टर भी इसी का एग्जाम्पल है। ये इंडिकेटिंग टाइप यंत्र के अंतर्गत ही आती है। फिर एक और पॉइंट लिखिएगा दोस्तों,
स्पोर्ट बैलास्टिक, है ना, स्पोर्ट बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर, स्पोर्ट बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर। ये जो तीनों एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखाया हूं दोस्तों, ये तीनों एग्जाम्पल है इंटीग्रेटिंग टाइप यंत्र का। और इंटीग्रेटिंग टाइप यंत्र के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो लिखेगा सबसे पहला ओडोमीटर, सबसे पहला है ओडोमीटर। और इसके अलावा दोस्तों किलो वाट हावर मीटर, है ना, किलो वाट हावर मीटर। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। रिकॉर्डिंग टाइप यंत्र के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये है आपका एमीटर, वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर। एमीटर, वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर और ओम मीटर। ये चारों के चारों किसके एग्जाम्पल हैं, ये चारों के चारों एग्जाम्पल है आपके रिकॉर्डिंग टाइप यंत्र के एग्जाम्पल हैं। तो ये रहा दोस्तों इस क्वेश्चन का टोटल डिटेल्स। हर क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स आप तक पहुंचाना ही मेरा आज का उद्देश्य है। मूविंग कॉइल में स्प्रिंग किसकी बनाई जाती है, मतलब इसका काम क्या होता है ये आपको बताना है। कंट्रोलिंग टॉर्क का कार्य करती है ये, या करंट ले जाने का कार्य करती है, करंट ले आने का कार्य करती है। यूं समझिए कि एक सर्किट का काम कर रही है। सर्किट का ही काम होता है करंट को ले जाना, करंट को लाना, है ना। और ये कंट्रोलिंग टॉर्क का भी काम करती है। तो सारा इसका आंसर हो गया। उपरोक्त तीनों कार्य कर सकती है ये, ऑप्शन नंबर ए, मूविंग कॉइल में जो स्प्रिंग लगी होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी स्प्रिंग होती है ना, ये किस मटेरियल की बनी होती है दोस्तों, ये फास्फोरस ब्रोंज की होती है ना, फास्फोरस ब्रोंज की होती है। अब इसकी दो विशेषता अगर मैं आपसे पूछ दूं कि फास्फोरस ब्रोंज की दो विशेषता बताइए जो इस स्प्रिंग में भी होना बहुत जरूरी है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखिएगा दोस्तों। पहली विशेषता कि लिखिएगा इसमें चुंबकीय गुण नहीं होना चाहिए, है ना, चुंबकीय गुण नहीं होना चाहिए। एक ऐसा मटेरियल देखिएगा दोस्तों, जो आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग बनाने के लिए एक ऐसे मटेरियल को आपको चुनना होता है जिनमें चुंबकीय गुण बिल्कुल भी ना हो। और फास्फोरस ब्रोंज एक प्रकार का ऐसा ही मटेरियल है जिसमें मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होती। और दूसरी दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध है, लिखिएगा दूसरा विशेषता लिखिए आप, विशिष्ट जो प्रतिरोध होती है और तापमान गुणांक, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध और तापमान गुणांक बिल्कुल दोनों के दोनों निम्न हो। कैसा हो, निम्न हो। और फास्फोरस ब्रोंज में बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसीलिए दोस्तों हम स्प्रिंग किसका बनाते हैं, हम फास्फोरस ब्रोंज से स्प्रिंग का निर्माण करते हैं। मूविंग आयरन यंत्रों का स्केल कैसा होता है, शुरू तथा अंत में तंग होती है, मध्य में तंग होती है, एक समान होती है, या शुरू में तंग होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, शुरू तथा अंत में तंग होती है। मूविंग आयरन जिसको आप एमआई मीटर भी कहते हैं, एमआई मीटर दोस्तों ये एसी सर्किट और डीसी दोनों प्रकार की सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है, इस एमआई मीटर का, है ना। एमआई मीटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की सर्किट में यूज किया जाता है। और देखिए ये एम्पियर मीटर भी हो सकती है, वोल्ट मीटर भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी मीटर भी हो सकती है और पावर फैक्टर मीटर भी हो सकती है। तो ये सारे मीटर हो सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करने की निम्न विधि है, गुरुता कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल विधि या गुरुता कंट्रोल स्प्रिंग दोनों। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्रेविटी कंट्रोल आपने सुना होगा, है ना, और स्प्रिंग कंट्रोल दोनों प्रकार से इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क क्यों लगाया जाता है, देखिए दोस्तों, जो आपका मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये एक पॉइंटर है, किसी मीटर का पॉइंटर है। जब ये किसी मान को पढ़ता है ना, तो मान को पढ़ने के लिए जब आगे जाता है गति करके, तो मान लीजिए कि 5 एम्पियर के मान को पढ़ना है इसको, है ना। तो 5 एम्पियर के मान को पढ़ने के लिए जब ये पॉइंटर 5 एम्पियर की तरफ जाता है, तो 5 एम्पियर के सामने ही जाकर के ये नहीं रुक पाता, है ना, क्योंकि इस पे अभी कोई कंट्रोल नहीं है, नहीं रुक पाता है। उसको रोकने के लिए हमें कंट्रोलिंग बल लगाना पड़ता है। मान लीजिएगा कि अगर ये यहां पर 5 एम्पियर है, यहां पे 5 एम्पियर है और यहां पे 0 एम्पियर है, ये पॉइंटर है, ये आती है पढ़ने के लिए यहां पर, लेकिन ये यहां पर ना आकर के ये और आगे तक आ जाती है, ये यहां तक आ जाती है। लेकिन दोस्तों यहां पर तो 6 एम्पियर है, हमें पढ़वाना है 5 एम्पियर, तो इसके लिए हम कंट्रोलिंग बल लगाएंगे ताकि ये 5 एम्पियर पर जाकर के रुक जाए और हमें पता चल जाए कि 5 एम्पियर करंट है ना। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, गुरुता कंट्रोल विधि, स्प्रिंग कंट्रोल विधि दोनों का प्रयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। डैंपिंग टॉर्क किन किन सिस्टमों द्वारा पैदा किया जा सकता है? ये तरल के रगड़ द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं, और एडी करंट के द्वारा भी कर सकते हैं, हवा के रगड़ के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। उपरोक्त सभी द्वारा हम डैंपिंग टॉर्क उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों 10 क्वेश्चन इस क्लास में, और हर क्वेश्चन का एनालाइज आप तक पहुंच गया है, आपके नोटबुक तक पहुंच गया है। बिल्कुल दोस्तों, आप रिलैक्स होकर अपनी तैयारी करिए। दोस्तों, आप अपनी तैयारी में मजबूरी नहीं, मजबूती लाइए। अगर आपकी तैयारी मजबूत होगा, आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी, तो आप कामयाबी को जल्दी हासिल करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंडों तक, और जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उस पे आप इस क्लास को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं कल सुबह फिर से। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।